दौलत, शौहरत, ताकत। लुटेरों के बादशाह गोल्डी रॉजर ने जो चाहा उसे वो मिला, समुद्री दुनिया का सबसे आजाद इंसान। लेकिन अब मरीन्स ने उसे पकड़ कर दी है सबसे बड़ी आजादी, सजाए मौत। आपका खजाना कहाँ है सर जी? ढूंढो, 7 समुद्र के पार ढूंढो। नहीं है वो खजाना, है वो वन पीस जिसे सी नहीं सकता कोई दर्जी। ग्रैंड लाइन के पार है मेरा खजाना, मिलेगा सिर्फ उसे जो जीता हो विद हिज ओन मर्जी। वहीं समुद्र में कहीं दूर हमारा हीरो लूफी एक नाव लेकर निकला है लुटेरों का बादशाह बनने, जो अभी डूब रही है। एंड माइंड यू, ये पानी में सकता है डूब क्योंकि बचपन में इसने खाया है डेविल फ्रूट। गम फ्रूट खाने की वजह से उसका शरीर रबर जैसा फुली फैंटास्टिक एंड फुली इलास्टिक हो गया है। लेकिन डेविल फ्रूट खाने के कारण समुद्र ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, इसलिए वो खुद को एक बैरल में बंद करके समुद्र में छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ खूंखार पायरेट अलविदा पायरेट हंटर जोरो के हंट पर निकली है। वो एक शिप के चिथड़े उड़ाकर उसे लूटती है, जिस लूट में गलती से लूफी का बैरल भी शामिल हो जाता है, जिसे अलविदा का गुलाम कोबी बेसमेंट में रखाता है। कोबी बेचारे की किस्मत है खराब। वो अलविदा की शिप पर साफ सफाई का काम करता है, उसकी चमचागिरी करता है, खाने के बाद उसके गंदे बर्तन धोता है और नहाने के बाद उसके इन शॉर्ट कोबी करता है सारा काम और अलविदा करती है उसका जीना हराम। अपनी फूटी किस्मत को वो रो ही रहा होता है कि बैरल से निकलता है लूफी और कोबी को याद आती है उसकी फूफी। डर मत लाला, ये बता खजाना कहाँ है? अबे पर तू है कौन और यहाँ कैसे आया? लूफी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो गोल्डी रॉजर का खजाना ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। वो तो उसे तैरना नहीं आता, इसलिए उसे बैरल में बंद होकर आना पड़ा। पर खजाना बाद में, पहले ये बता खाना कहाँ है? कोबी भी अपना दुखड़ा रो देता है और बताता है कि सबसे पहले अलविदा खाना खाएगी और बाद में बाकियों को बचा कुचा खाना मिलेगा। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मरीन कैसे बनूंगा यार, और लोगों की मदद कैसे करूंगा? कुछ ज्यादा बड़ा सपना तो नहीं देख लिया। एंड लूफी बी लाइक, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर? मैं तेरी हेल्प करूंगा ना। अलविदा की बैंड बजाकर वो दोनों नजदीकी मरीन बेस शेल्स टाउन के लिए निकल लेते हैं। रास्ते में लूफी उसे बताता है कि सपने देखना अच्छी बात होती है। उसे तैरना नहीं आता, ना ही उसके पास बोट है, ना ही कोई टोली और ना ही ग्रैंड लाइन का मैप। बस एक सपना है लुटेरों का बादशाह बनने का। अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? तीसरी तरफ कहीं है पायरेट हंटर जोरो, जो आपकी तरह एक नहीं बल्कि 3 तलवारें रखता है। वो एक सेक्रेट जगह प्रे कर रहा होता है। तभी बुरोक वर्क्स का एक बंदा उसे रिक्रूट करने पहुंचता है, जिसको एक एपिक डुएल के बाद किटकैट बनाकर वो भी शेल्स टाउन के लिए निकलता है और पहुंच जाता है अपनी बाउंटी कलेक्ट करने। जहां एक रेस्टोरेंट में मरीन कमांडर एक्स हैंड मॉर्गन के बेटे से लफड़ा होने के बाद और मरीन फोर्स से अलायंस का ऑफर रिजेक्ट करने के बाद फोर्ट में उसे धोखाधड़ी करके 7 दिन तक भूखा प्यासा खंबे से बांध दिया जाता है। रेस्टोरेंट में लूफी इस लफड़े को देखकर बहुत खुश होता है कि मर्द हो तो ऐसा, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। और वो डिसाइड करता है कि इसे तो मेरी टोली में होना चाहिए। और जब वो ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने फोर्ट पहुंचता है तब जोरो को आजाद कर देता है और यहीं पर उसे मिलती है नामी, जो एक गंजे को भी कंगा बेच दे। लूफी उससे पूछता है कि कहाँ है वो बक्सा जिसमें है ग्रैंड लाइन का नक्शा। भाई इससे पंगे मत ले, ये रबर बता के तुझे भी स्टेशनरी पे बेच देगी। जोरो भी अपनी स्पेशल 3 तलवार वापस ले आता है, जिनसे एक्स हैंड मॉर्गन का लौंडा नंगा होकर खेल रहा था। लूफी और नामी मॉर्गन साहब के कमरे में नक्शे वाली तिजोरी खोल ही रहे थे कि मॉर्गन अपने कुल्हाड़ी वाले हाथों से उन पर हमला कर देता है और घमासान मारा मारी और मॉर्गन और उसके बेटे को चकमा देने के बाद नामी, जोरो और लूफी नाव से निकल लेते हैं। वहीं कोबी रुक कर मरीन्स को ज्वाइन करने का फैसला कर देता है और लूफी को आगाह करता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो दुश्मन होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सायोनारा। इस चोरी की हिमाकत सुनकर लुटेरों के सबसे बड़े दुश्मन वाइस एडमिरल जनरल गार्प शेल्स टाउन मुआयना लेने पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी पायरेट्स की टोली खोल रही होती है वो बक्सा जिसमें है ग्रैंड लाइन का नक्शा, नामी की हेल्प से, जो अपने भोंदू मेन कैरेक्टर को समझाती है कि दुनिया 4 भागों में बटी हुई है, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू। और इस दुनिया के बीच से होकर निकलती है ग्रैंड लाइन, जहां वन पीस दबा है। ये जगह सुनने में जितनी इंटरेस्टिंग लगती है उतनी ही डरावनी और खतरनाक भी है। इसी बीच मैप के पीछे पड़ा बगी द क्लाउन का बेड़ा उन पे अटैक करके उन्हें कैद कर लेता है। बट इससे पहले वो उस मैप को चुरा सके, लूफी उस मैप को खा जाता है। नामी लूफी को फंसाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, बट बगी द्वारा मचाई गई तबाही देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो भी पकड़ी जाती है। ये बगी हराम का पिल्ला जहां जाता है अपना सर्कस लगाता है और जबरदस्ती लोगों को अपने भद्दे जोक सुनाता है। लिटरली मी। लूफी के मैप देने से मना करने पर वो जोरो और नामी को कैद करके उन्हें टॉर्चर करने लगता है। साथ ही लूफी की हेड देखकर वो ये भी पहचान जाता है कि ये तो शैंक्स की है। अब ये शैंक्स कौन है? शैंक्स भी एक पायरेट है जो बचपन में लूफी से मिला था और उसी ने लूफी के पायरेट बनने के ड्रीम को इंस्पायर किया। शैंक्स के खजाने से ही लूफी को गम फ्रूट मिला था, जिससे वो इतना लचीला बन सका। ये स्ट्रॉ हेड भी शैंक्स की ही है जो उसने लूफी को तब दी थी जब उसने उसको एक समुद्री राक्षस से बचाया था और उसे बचाने के चक्कर में बेचारे का हाथ भी चला गया था। ये शैंक्स तो बड़ा नेक दिल और कूल इंसान लगता है।
मगर बगी ये सुनकर भड़क जाता है। वो उसे बताता है एक टाइम पर वो और शैंक्स चड्डी बड्डी हुआ करते थे, बट शैंक्स ने वो चड्डी फाड़ दी और उसे धोखा दे दिया। शैंक्स और कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ा धोखेबाज है। बगी अपनी बकबक कर ही रहा होता है कि लूफी छूटकर उस पर एक गर्दन घुमाऊ घुसंड पेल देता है, लेकिन चॉप चॉप फ्रूट होने के कारण वो फिर से अपने कटे फटे बॉडी पार्ट्स को वापस जोड़ लेता है और उन्हें अपनी मर्जी से तोड़कर उन्हें इंडिविजुअली कंट्रोल भी कर पाता है। जोरो और नामी भी फ्री होकर इस लड़ाई में जुड़ जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि कटे हुए को और कैसे काटें। तभी नामी अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और एक एक करके उसके बॉडी पार्ट्स को बक्सों में बंद करना शुरू कर देती है और बगी की बैंड बजा के और लोगों को आजाद करके वो लोग वहां से निकल लेते हैं। पर नामी ये किसको कॉल करके बता रही है कि उसके पास ग्रैंड लाइन का नक्शा है और अब वो बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ लूफी भाई, ये लड़की भरोसे लायक नहीं है। लूफी अपना खुद का जॉली रॉजर तैयार करता है और अपनी टोली का नामकरण करता है द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। पर अब उन्हें एक बड़ा जहाज चाहिए क्योंकि लुटेरों को छोटी नाव शोभा नहीं देती और अब ये नाव डूब भी रही है। शायद किसी को बहुत जोर से प्रेशर बना था। क्यों जोरो भाई? नामी बताती है कि यहाँ से सबसे नजदीकी जगह है सिरप विलेज, जो गैको आइलैंड पर है, जहाँ पर रहते हैं पायरेट्स के दुश्मन, ड्रैगन्स के संहारक, दिलों के बादशाह श्री 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 महाराज ऊसॉप जी, जो एक नंबर के फेकू और दुनिया के सबसे उम्दा कहानीकार हैं, जिसके आगे इसकी स्क्रिप्ट भी फीकी लगेगी। आइलैंड पहुंचते ही नामी सजेस्ट करती है कि कोई छोटा सा जहाज चुराकर उन्हें तुरंत यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए, जिस पर लूफी ऑब्जेक्ट करता है कि जहाज लेंगे तो बड़ा लेंगे और लीगल तरीके से लेंगे। आखिर एक जहाज भी तो पायरेट क्रू का मेंबर ही होता है, ऐसे ही थोड़ी ना वो किसी को भी अपनी टोली में भर्ती कर लेगा। और जोरो भी इंसिस्ट करता है कि हाँ, जहाज बड़ा होना चाहिए और उसमें टॉयलेट जरूर होना चाहिए। वो शिप के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और ऊसॉप उन्हें काया के पास हवेली में लेकर जाता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे भी है और वो ऑफिशियली 18 की हो गई है। क्या पता खुश होकर दे ही दे, वो भी सस्ते में, जहाज को। नाउ लूफी को शिप चाहिए है और सिरप विलेज में शिप बनाने का ही काम होता है और पूरा शिपयार्ड मिस काया ओन करती हैं, जो ऊसॉप की बेस्ट फ्रेंड है और उसकी कहानियां सुनना बेहद पसंद करती हैं। बीमार होने के कारण वो कहीं जा नहीं सकती और उसकी देखभाल करता है उसका बटलर क्लाहाडोर, जिसे ऊसॉप बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जोरो सेंस करता है कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। क्लाहाडोर असल में काला डोर है, मतलब कि एक खतरनाक पायरेट कैप्टन कूरो, कूरो मतलब काला, जो धोखाधड़ी करके काया की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है और इसके लिए वो काया के लॉयर मिस्टर मैरी को भी टपका देता है। हवेली में भटकते हुए जोरो और ऊसॉप को मिस्टर मैरी की लाश मिलती है और ब्लैक कैट पायरेट्स का असली चेहरा सामने आ जाता है। ऊसॉप तो वहां से भाग जाता है, बट दे कैप्चर जोरो एंड थ्रो हिम इन अ वेल। बट वेल स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ढूंढते हुए खुद मरीन्स वहां पहुंच जाते हैं। ऊसॉप कोबी और बाकियों को लेकर हवेली पहुंचता है और इधर जोरो भी कुएं से बाहर आ चुका है। कूरो का पर्दाफाश करने के बाद लूफी और टोली काया की जान बचाते हैं और इसी पुण्य कर्म के बदले काया ऊसॉप को देती है एक मीठी पप्पी और लूफी को भी देती है शिप, जिसका नाम वो काया के लॉयर की याद में रखता है द गोइंग मैरी। लूफी ऊसॉप को अपने क्रू का मेंबर बनने का ऑफर देता है और ऊसॉप भी अपनी कहानियों की दुनिया को छोड़कर फाइनली असली एडवेंचर्स पर निकल पड़ता है। अपनी टोली हंसते खेलते निकली ही थी, लेकिन मरीन्स उन पर अटैक कर देते हैं। लुटेरों के जानी दुश्मन वाइस एडमिरल गार्प खुद गोइंग मैरी के पीछे पड़ जाते हैं, जिन्हें देखकर लूफी कहता है दादाजी। पर दादाजी तो उन पर बरसा रहे हैं कैनन बॉल्स, जिनको लूफी अपने गम गम फ्रूट्स की पावर से डिफ्लेक्ट कर देता है और नामी जल्दी से शिप को फॉग में घुसा देती है और यहाँ से वो पहुंचते हैं द वर्ल्ड फेमस होटल बरातिए। पानी में तैरता एक रेस्टोरेंट, जहाँ की वेटिंग लिस्ट उतनी ही लंबी है जितने टाइम में आपकी क्रश आपके मैसेज का रिप्लाई करती है, 3 हफ्ते। यहाँ वो मिलते हैं चार्मिंग, डैशिंग एंड कैरिस्मेटिक सांजी से और खड़ूस लंगड़े बुढ़े जैफ से भी। संजीव कपूर को खाना बनाना बहुत पसंद है और इसके बस 2 ही रूल्स हैं। एक तो इन हाथों से सिर्फ खाना बनना चाहिए और हर भूखे इंसान को खाना मिलना चाहिए, इसलिए वो हिंसा सिर्फ पैरों से करता है। जैफ का भी एक रूल है कि खाने का पैसा टाइम पर मिलना चाहिए, वरना हड्डियों का कचूमर बना दिया जाएगा। राइम नहीं किया, लेकिन रूल यही है। उधर गार्प लेजेंडरी वॉरलॉर्ड और फेमस स्वॉर्ड्समैन मी हॉक को कांटेक्ट करता है टू ट्रैक एंड हंट डाउन लूफी। पर एक मिनट, ये तो पायरेट से नफरत करता था ना। पेट भर के ठूसने के बाद लूफी डाइन एंड डैश करने की कोशिश करता है, लेकिन जैफ उसकी गुद्दी पकड़कर उसे साल भर के बर्तन धुलवाने बिठा देता है, जहां पर वो सांजी से बातचीत करता है, जिसका सपना है ऑल ब्लू नामक जगह जाकर दुनिया के बेस्ट कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढने का, ताकि वो सबसे उम्दा और लजीज खाना बना सके। लजीज तो वो अभी भी बनाता है, लेकिन ये खुसट बुढ़ा जैफ उसे एक्सपेरिमेंट
कमेंट्स नहीं करने देता। लूफी उसे एक ऑफर देता है विच ही कैन नॉट रिफ्यूज, लेकिन सांजी मना कर देता है। इधर मीहॉक लूफी को ढूंढते ढूंढते बारातीए पहुंचता है, लेकिन जोरो उसे देखते ही ड्यूल टू डेथ के लिए चैलेंज कर देता है। मीहॉक है दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन और जोरो उसे हरा के नंबर 1 बनना चाहता है ताकि वो अपनी दोस्त को किया हुआ वादा पूरा कर सके। मीहॉक और जोरो का पंगा शुरू होता है। मीहॉक एक उंगली भर चाकू से उसकी जबरदस्त कुटाई कर देता है और उसे समझाता है कि आम कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, रहता वो डाली के नीचे ही है। उसे हराने के बाद वो जोरो की तारीफ भी करता है कि देख तुझमें दम है लेकिन मुझसे बहुत कम है, तो ट्रेन कर बेटा वरना अगली बार तेरा खेल खत्म है। सायोनारा। जोरो की पतली हालत देख लूफी डॉक्टर को बुलाने बारातीए भागता है, जहां ज़ैफ उसे बताता है कि डॉक्टर को तो आने में भी 2-3 दिन लगेंगे, पर कोई नहीं, मैं हूं ना। वो मछली की चमड़ी और पुराने पायरेट जुगाड़ से जोरो की मरहम पट्टी करता है। तभी सांजी भी अपना दुखड़ा रोता है कि कैसे वो एक शिप पर बावर्ची था और ज़ैफ जो अपने जमाने में रेड लेग ज़ैफ नामक एक खूंखार पायरेट हुआ करता था, उसने सांजी की शिप पर हमला किया, लेकिन समुद्र की लहरें सब खा गई और वो दोनों एक टापू पर फंस गए पूरे 85 दिन के लिए। सांजी के पास तो खाना था, लेकिन ज़ैफ ने जिंदा रहने के लिए खुद अपना पैर तक खा लिया ताकि उसके पास खाने की कमी ना हो। वो दिखता भले ही खड़ूस हो लेकिन दिल का है बहुत अच्छा। बस भाई सांजी अब रुलाएगा क्या। इधर नामी भी जोरो को कहानी सुनाने लगती है ताकि उसका ध्यान भटके और वो बेटर फील करे। नामी लूफी को सुनाती है कि मुश्किल वक्त में कमांडो को सख्त होना पड़ता है। अगर उसने ऐसे ही अपने क्रू को बेवकूफी भरे डिसीजंस लेने दिए तो क्या कैप्टन बनेगा रे तू। जिस पर लूफी कहता है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, अगर उसमें भी अपने सपने के लिए नहीं जिए तो क्या खाक जिए। इसलिए वो कभी किसी के सपनों के बीच नहीं आएगा। जिस पर नामी शब्दों का ऐसा बाण फेंक के मारती है कि छाती के आर पार हो जाए। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू हैव ड्रीम्स। क्यों भाई तेरे वो यूट्यूब चैनल का क्या हुआ। इधर वाइस एडमिरल गार्प के ऑफिस में मीहॉक हाजिरी देता है। वो बताता है कि उसने लूफी को नहीं पकड़ा बल्कि जानबूझकर जाने दिया। वो सच में स्पेशल है, इतना स्पेशल कि शायद वो एक दिन वन पीस भी ढूंढ ले। आखिर पोता किसका है। ये सुनते ही गार्प गुस्से में पागल हो जाता है और अपने ऑफिस की ऐसी तैसी कर देता है। इधर कोबी को ये जानकर झटका लगता है कि मरीन्स भी पायरेट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। गार्प उसे समझाता है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बल्कि ग्रे में चलती है। कभी कभी इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए नेसेसरी इविल का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से उसने अब तक एडमिरल की पोस्ट नहीं ली, वाइस एडमिरल ही बन के रहा, क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर्स का चमचा नहीं बनना चाहता है। इधर लूफी को ढूंढते हुए बारातीए में आरलोंग और उसके 2 चमचे पहुंचते हैं। आते ही वो कुछ लोगों को धमकाने लगते हैं और ज्ञान देते हैं कि कैसे इंसानों ने फिशमैन को गुलाम बना रखा है, जबकि असल में फूड चेन में फिशमैन इंसानों से ऊपर हैं। तभी लूफी बीच में आ टपकता है और पूछता है कि अबे तू कहीं का राजा है क्या बे, जो फ्री में ज्ञान पेल रहा है। जिस पर आरलोंग पायरेट्स का कप्तान और ईस्ट ब्लू का सबसे इनामी पायरेट आरलोंग उन्हें ऑफर देता है कि अपनी आधी लूट और ग्रैंड लाइन का नक्शा उसके हवाले कर दिया जाए और फिर अगर वो उसके आगे नाक रगड़कर माफी मांगेंगे तो हो सकता है कि वो उन्हें उसका गुलाम बनने की आजादी दे दें। लेकिन लूफी तो लूफी है, वो कहता है कि अबे चल राजा होगा तू अपने घर का, हम तो आजाद पंछी हैं, फ्रीडम येगर ही कह दे। लेकिन आरलोंग ने लूफी को ढूंढा कैसे। इसका जवाब है बगी द क्लाउन, जिसने अपना एक कान लूफी की स्ट्रॉ हैट में फंसा दिया था। और अब लड़ाई चालू हो जाती है। लूफी दनादन गम गम पिस्टल और मुक्के बरसाता है, लेकिन आरलोंग पानी का फायदा उठाकर उसे धोखे से ओवर पावर कर लेता है। तभी पीछे से नामी चिल्लाती है कि नक्शा मिल गया है, चलो इधर से। और ये रिवील होता है कि नामी ऑल अलोंग आरलोंग पायरेट्स की मेंबर थी और लूफी के साथ इसलिए थी ताकि वो ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा सके। लूफी को तो यकीन ही नहीं होता। मैंने तो पहले ही बोला था भाई कि ये औरत गंजे को कंगा बेच सकती है, तू तो फिर भी 10 IQ का आदमी है। आरलोंग उसे पानी में फेंककर वहां से निकल लेता है। लूफी जोरो के पास जाकर अपना दुखड़ा रोता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से नामी चली गई और उसे डर है कि कहीं जोरो भी ना मर जाए। तब जोरो उसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है कि बक बक बंद कर और मुझे सोने दे। पर थोड़ा संभलने के बाद वो लूफी को प्रॉमिस करता है कि वो उसका साथ तब तक देगा जब तक कि वो वन पीस ढूंढ के नहीं निकाल लेते। लूफी ही उसका कप्तान रहेगा और वो रोरोनोआ जोरो उसका पहला साथी। चलो अब इमोशनल ड्रामा बंद, अब नामी को ढूंढते हैं। गोइंग मैरी रेडी होती है, सेल्स चढ़ाए जाते हैं और तभी पीछे से संजीव कुमार की आवाज आती है, किसी को कुक चाहिए क्या? ऑफ कोर्स चाहिए, चल चढ़ जा शिप पे। और मिशन सर्च नामी शुरू होता है। लेकिन मेन सवाल यह है कि वो नामी को ढूंढेंगे कहां और कैसे। जिस पर लूफी बताता है कि इसके लिए उसके पास एक बंदा है मदद करने के लिए, बगी द क्लाउन, जिसके कान उसने आरलोंग की जेब में चिपका दिए थे और अब रास्ता बगी ही दिखाएगा। बगी की नाक जो एक्चुअली उसके कान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी, उन्हें सीधा आरलोंग पार्क की तरफ ले जाती है। अपनी टीम नामी गांव कोको विलेज पहुंचती है और उजड़े घर और सन्नाटा देखकर उन पर अजीब सी मेलनकली छा जाती है, जैसे कि यहाँ
यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। फिर वो देखते हैं कि गांव वालों को इकट्ठा करके नामी उनसे हफ्ता वसूल रही है। भाई ये औरत तो बद से बदतर होती जा रही है। वो लूफी को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी को लगता है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि नामी इतनी पत्थर दिल तो नहीं है। ये आदमी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। गाँव में पूछताछ करने पर उन्हें नामी की बड़ी बहन नोजी को मिलती है, जो अपने स्ट्रॉ हैट्स को बताती है कि बचपन में आरलोंग ने नामी के गांव पर कब्जा करके उसकी मम्मी को मार दिया था और नामी को गुलाम बनाकर उसे भूखा प्यासा रखकर उससे दिन रात ईस्ट ब्लू के नक्शे बनवाया करता था। खुद की और गांव वालों की आजादी खरीदने के लिए नामी ने आरलोंग से एक सौदा किया। डील ये थी कि नामी उसे 100 मिलियन बेरीज लाकर देगी, जिसके बाद वो गांव को आजाद कर देगा। और यही वजह है कि वो चोर बन के लोगों को ठगती फिरती है और इसीलिए उसने लूफी को धोखा दिया। फाइनली नामी ने 100 मिलियन बेरीज कलेक्ट कर ली है, लेकिन इसके पहले कि वो आरलोंग को ये देकर अपने गांव को आजाद कर पाए, आरलोंग एक करप्ट मरीन ऑफिसर को भेजकर वो खजाना जब्त कर लेता है। 100 मिलियन बेरीज भी मिल गई और गांव भी गुलाम रहा। इस आरलोंग की तो नामी समझ जाती है कि आरलोंग का प्लान कभी उसे आजाद करने का था ही नहीं। पागलपन में वो अपने शोल्डर पर बना आरलोंग का टैटू चाकू से छीलने लगती है, पर तभी लूफी उसका हाथ पकड़ लेता है और नामी बिलखते हुए उसे कहती है, प्लीज हेल्प मी। और लूफी बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी जान से प्यारी स्ट्रॉ हैट उसके सर पर रखता है और हम रियलाइज करते हैं कि 1000 एपिसोड्स की स्टोरी को शुरू करना शायद इतना भी बुरा नहीं है। ये सीन शो करता है कि वन पीस गूफी होने के बावजूद भी कितना सीरियस हो सकता है। लूफी ऐलान करता है कि वो आरलोंग का साम्राज्य खत्म कर देगा। इसके बाद शुरू होती है वॉक टू आरलोंग पार्क। लूफी, जोरो, नामी, सांची और उसॉप एक साथ चलते हुए आरलोंग के किले पर आक्रमण करते हैं। सीधा मेन बिल्डिंग में घुसकर लूफी आरलोंग से भिड़ जाता है और नामी नक्शा चुराने में लग जाती है और सांजी, उसॉप और जोरो बाकी फिशमैन की बिना साबुन के धुलाई करते हैं। आरलोंग नामी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि उसने ही नामी को काबिल बनाया है और लूफी कहता है कि आरलोंग ने अपना साम्राज्य नामी और उस जैसे मासूमों की जिंदगी को रौंद के खड़ा किया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ पे बैक। एक धमाकेदार फाइट के बाद लूफी पूरे आरलोंग पार्क के परछक्के उड़ा देता है और आरलोंग का आतंक हमेशा के लिए खत्म होता है। कोको विलेज में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। लोग पटाखे जलाते हैं और दावत उड़ाते हैं, मानो कि इस गांव में दिवाली आ गई है। सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी मरीन्स वहां आ जाते हैं और पूरे गांव को घेर लेते हैं। गार्प लूफी को धमकाता है कि मैंने तुम्हें कई मौके दिए सुधरने के, लेकिन तुम नहीं सुधरे। ये आखिरी मौका है, अपना जिद्दीपना और पायरेट बनने का ख्वाब छोड़ दो। जिसमें लूफी कहता है कि ये तो ना हो पाएगा, जिद्दीपना तो मेरे खून में है। गार्प 2 घुसंड पेलता है, बदतमीज, जुबान लड़ाएगा, और लूफी की जम के धुलाई होती है। लेकिन फिर भी लूफी कहता है कि दादाजी कितना भी मार लो, लेकिन मेरा सपना मुझसे नहीं छूटेगा। और वो दांत फाड़ के हंसने लगता है, ऐसी हंसी जो गार्प ने पहले भी कहीं सुनी है। गोल्ड डी रॉजर। वो कहता है कि बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत जिद्दी हो और तुमने अपनी मंजिल का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं बस तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि दुनिया बहुत जालिम है और तुम बहुत बड़े बेवकूफ। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को जानो कि तुम कौन हो। ये सारी मारा मारी तो बस एक टेस्ट था जिसमें तुम पास हो गए हो, लेकिन अब से इस दुनिया में तुम अकेले हो। इस पे लूफी कहता है कि ना, मेरी टोली मेरे साथ है ना। अगले दिन कोबी लूफी की वो इनामी तस्वीर लेकर आता है जो उस करप्ट मरीन ऑफिसर ने उससे बदला लेने के लिए छपवाई है और 30 मिलियन की बाउंटी के साथ लूफी अब ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा इनामी लुटेरा बन चुका है और उसको चाहिए भी यही था। अब लूफी खुश तो बहुत है, लेकिन यहाँ के बाद से उसकी जिंदगी में खतरे सिर्फ बढ़ने ही वाले हैं, जो तुम देख सकते हो इस लाइव एक्शन के 2nd सीजन में, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। वन पीस एक शानदार कहानी है जिसकी 3 अडेप्टेशंस एक साथ चल रही होंगी अगले साल से। ओजी एनिमे, लाइव एक्शन और विट स्टूडियो की एनिमे अडेप्टेशन। सो व्हाट अ ग्रेट टाइम टू बी अलाइव एज अ वन पीस फैन। आई होप ये रिकैप तुमको हेल्प करेगा इस शिप पर सवार होने में। वॉच द फर्स्ट सीजन इफ यू हैवंट, एंड इस रिकैप के बाद यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर द सेकंड। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। सायोनारा।